नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सर्किट हाउस देहरादून में नाबार्ड वित्त पोषित पॉली हाउस स्थापना को लेकर विभागीय समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी जनपदों के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। मंत्री ने पॉली हाउस निर्माण की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए कार्य में तेजी लाने और क्लस्टर आधारित खेती को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान जायका परियोजना, एप्पल मिशन, कीवी मिशन और ड्रैगन फ्रूट पर ठोस एक्शन प्लान बनाने, फूड प्रोसेसिंग यूनिट बढ़ाने और तराई क्षेत्रों में सिंघाड़ा व मखाना की खेती पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने के निर्देश दिए गए। कृषि मंत्री ने शीघ्र देहरादून में माल्टा महोत्सव आयोजित करने की घोषणा भी की। बैठक में माली भर्ती के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाने और प्रयाग पोर्टल से आवेदन करने की जानकारी दी गई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में वायु प्रदूषण लगातार सेहत के लिए हानिकारक हो रहा है। आलम यह है कि देहरादून का AQI 290 के पार पहुंच गया है। उधर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में कोहरा छाने से मैदानी इलाकों की आबोहवा और भी खराब हो सकती है। अपनी स्वच्छ आबोहवा के लिए पहचान रखने वाला देहरादून की वायु आजकल बेहद खराब हो गई है। बुधवार को इस साल का सबसे प्रदूषित दिन रहा है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक में मंगलवार का AQI 299 दर्ज किया गया। उत्तराखंड में 3 जो सिटी हैं जहां नॉन अटेनमेंट सिटीज जिनको बोला जा रहा है, ऋषिकेश, काशीपुर और देहरादून। तो देहरादून की हालत उन दोनों सिटी से काफ़ी ख़राब है और अभी ये थोड़ा सा जो मौसम में बदलाव हुआ है, हवा स्थिर है और थोड़ी एक्टिविटीज़ भी बढ़ी हुई है, तो इमिशन डिस्पर्स नहीं हो रहा है। उसके चलते दिन और रात में टेम्परेचर रात के टाइम और फाइन पार्टिकुलेट मैटर बढ़ जा रहा है, जिसके चलते AQI आपका 200-300 के बीच में रह रहा है। तो देखिए, बारिश होने से तो जो है क्लैरिटी बढ़ जाती है, पॉल्यूटेंट्स बैठ जाता है, उसमें उम्मीद यही रहता है कि वो जो है क्लियर हो जाता है और AQI नीचे आ जाता है। देखिए, अभी 20 और 21 तारीख को एक फीमेल WD जो है अप्रोच कर रहा है, तो उसमें भी हमको यही अभी जो संभावना लग रही है वो हल्की से बहुत हल्की बारिश ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, ऊंचाई वाले जो हमारे जिले हैं उनमें ही संभावना बन रही है। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों और चुनौतीपूर्ण मौसम के कारण यहां हेलीकॉप्टर सेवाएं यात्रियों के लिए जीवन रेखा सरीखी हैं। पिछले कुछ वर्षों में हुई कुछ दुर्घटनाओं से सबक लेते हुए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण अब यात्रा की कनेक्टिविटी को और मजबूत व सुरक्षित बनाने में जुट गया है। योकाडा के CEO आशीष चौहान ने हाल ही में बताया कि चारधाम, खासकर केदारनाथ की हेली सेवाओं के लिए नया टेंडर जल्द ही जारी किया जाएगा। पिछले टेंडर की समय सीमा समाप्त होने के बाद अब सभी हेली कंपनियों को नए सिरे से भागीदारी का मौका मिलेगा। ये प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और नई व्यवस्था के साथ होगी ताकि अधिक कंपनियां शामिल हो सके और सेवाएं बेहतर हो सके। नए संबंध में जैसा कि उनका प्रीवियस टेंडर जो था उसकी वो एक्सपायर कर गया, तो अब जल्दी हम नया टेंडर फ्लोट करने वाले हैं और उसमें जो पार्टिसिपेशन है वो नए तरीके से किया जाएगा सभी हेली कंपनीज़ के द्वारा। और जो इसकी तैयारियां हैं, इसका रिव्यू अभी DGCA के द्वारा किया गया था। DG महोदय के जो डायरेक्शंस आए हैं उनको भी हम लोग कंप्लाई कर रहे हैं और जो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के हमारे को जो रिकमेंडेशंस दी गई थी DGCA की कमेटी के द्वारा, ताकि सुरक्षित तरीके से और बेहतर तरीके से हम यात्रा को संचालित कर सकें। बीते कुछ समय से उत्तराखंड सरकार प्रदेश में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर हर मंच पर अपनी चिंता जाहिर करती रही है और इसको देवभूमि के लिए एक गंभीर समस्या बता रही है। इसके साथ ही प्रदेश में धर्मांतरण संबंधी मामले भी कई बार सामने आ चुके हैं, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने जबरन धर्मांतरण पर सख्त से सख्त सजा का प्रावधान किए जाने को लेकर सरकार ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी, जिसके बाद इस संशोधन विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के लिए लोक भवन भेजा गया है। हालांकि लोक भवन ने इस विधेयक को पुनर्विचार के संदेश के साथ वापस सरकार को लौटा दिया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 के ड्राफ्ट में कुछ तकनीकी खामियों की वजह से ही लोक भवन से इसे लौटा दिया गया है। देखिए, वो अनेकों बार हम लोग सरकार बहुत सारे विधेयक वहाँ भेजती है और उसमें राजभवन उसका परीक्षण करता है और परीक्षण करने के बाद उसमें कोई सुधार करने होते हैं तो सुधार के लिए वापस आते हैं और सुधार के बाद फिर वापस भेजे जाते हैं। हमको सुधार करके फिर से भेजेंगे वहाँ पर। ऐसी कोई बड़ी अड़चन? उत्तराखंड के सुदूर पुरोला विधानसभा क्षेत्र के पोरा गांव निवासी दिव्या ज्योति
बिजलवान ने जलवायु परिवर्तन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए ब्राजील के वेलम में प्रतिभाग किया। इस संबंध में आज प्रेस क्लब में पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल और दिव्या ज्योति पत्रकारों से रूबरू हुई और उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो एक सामान्य किसान परिवार से निकलकर वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने पहुंची। इसके अलावा विधायक दुर्गेश्वर ने उनकी तारीफ की और बेटियों किस तरह से प्रदेश और उनके विधानसभा के साथ ही देश का भी नाम रोशन कर रही हैं। दिव्या ने कहा कि पुरोला विधायक ने इस संबंध में उनकी पूरी मदद की और उन्हें इस सम्मेलन में प्रतिभाग करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके अलावा उन्होंने ब्राजील में अपने किए गए प्रतिनिधित्व के बारे में भी मीडिया को बताया। उन्होंने कहा कि सामूहिक रूप से हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही पर्यावरण को बचाने के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करने की बात उन्होंने कही। मैं यही कहना चाहूंगी कि पर्वतीय समुदाय की आवाज जो वैश्विक मंच तक मैं लेके गई, इससे मेरा ताल्लुक यही था कि जो कम्युनिटीज इतने सालों से पर्वतीय क्षेत्रों का, यहाँ के हरित कवर का जो संरक्षण कर रही हैं, उनको ग्लोबल लेवल पे एक आवाज मिलनी चाहिए। और जैसे कि विधायक जी ने भी कहा कि दिस इज अवर कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी, कि हम सब लोगों की कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है, एक सामूहिक हमारी जिम्मेवारी है पर्यावरण को लेकर, प्रकृति को लेकर और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधनों को लेकर। और सबके माध्यम से ही, एक्चुअली ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई डिपार्टमेंट करेगा या कोई लोग करेंगे, ये सबका एक सामूहिक जो कलेक्टिव जो रिस्पांसिबिलिटी है, उसके तहत ही ये सारी चीजें हो पाएंगी। एक किसान परिवार की बेटी और खास करके पुरोला क्षेत्र, एक सुदूरवर्ती विधानसभा, वहां के रहने वाली दिव्या ज्योति बिजलान जी ने एक ऐसा इतिहास बनाया, खास करके हमारे उन बच्चों के लिए जो पहाड़ की बेटियां हैं, जो पहाड़ के लोग, जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो लोग कहते हैं कि बेटी को पढ़ाओ, 12वीं तक पढ़ाओ, उसके बाद शादी कर दो। उसका एग्जाम्पल ये आज हमारे पास है, क्योंकि हमारा आज देश का यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मैं सबसे पहले तो धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का एक जो स्लोगन है, उसका जो प्राइम एग्जाम्पल है, जो महिला शक्ति की प्रतीक है, हमारे बीच में दिव्या ज्योति जी बैठी हुई है। केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा योजना का नाम बदलकर जी राम जी योजना रखा जाएगा, जिसे लेकर लोकसभा में जल्द ही बिल पेश किया जाएगा। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इस पर नाराज नजर आ रही है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि बीजेपी महात्मा गांधी के विचारों और सिद्धांतों से नफरत करती है, यह पूरा देश जानता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस तरह केंद्र सरकार ने इस योजना के प्रावधानों में परिवर्तन किया है, उससे 1 से 2 साल बाद जब राज्य सरकार केंद्र को अपना 40% हिस्सा नहीं दे पाएगी तो इस योजना का जयराम जी ही हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बिना किसी राज्य से परामर्श किए और बिना कोई पायलट प्रोजेक्ट चलाए इस योजना को लाया जाने वाला है, जिससे आने वाले समय में जो गरीब आदमी मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी करते थे, उनसे रोजगार छिन जाएगा। के विचारों से, उनके सिद्धांतों से नफरत करते हैं, पूरा देश जानता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उसके आगे जो आपने प्रोविजन, जो प्रावधानों में परिवर्तन किया है, 1 साल 2 साल के बाद जब राज्य सरकार अपना 40% हिस्सा नहीं दे पाएंगे तो इस योजना का जयराम जी हो जाएगा। बिना किसी राज्य से कंसल्ट किए, बिना कोई पायलट प्रोजेक्ट चलाए, जिस तरह से ये योजना लागू की गई है, इससे आने वाले दिनों में गरीब आदमी जो मजदूरी करता था मनरेगा के तहत, उनके रोजगार छिन जाएंगे। ये सरकार की पैसा बचाओ योजना है। पहले गारंटी थी, अब गारंटी नहीं रहेगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।